देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम। आपको बता दें, उपचुनाव ने आखिरकार बीजेपी की टेंशन क्यों बढ़ा दी, क्योंकि 7 राज्यों की 13 सीटों को समझने और विधानसभा उपचुनाव रिजल्ट का पूरा अंक गणित आज हम जानेंगे। क्योंकि 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे जो कि शनिवार को सामने आ गए हैं। 13 सीटों में एनडीए को केवल 2 पर जीत मिली है। अब सबसे चौंकाने वाला जो रिजल्ट रहा वो बिहार की रुपोली सीट का रहा, जहां निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने सत्ताधारी जेडीयू के कलाधर मंडल को 8,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। आरजेडी की बीमा भारती यहां तीसरे नंबर पर रही। देश में 39 दिन बाद एक और चुनावी नतीजे सामने आए हैं। ये नतीजे विधानसभा उपचुनाव के हैं जो 7 राज्यों की 13 सीटों के हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद सत्ता के इस नंबर गेम को सियासत के फिटनेस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल था कि इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ेगा या लोकसभा चुनाव में जीत के बाद एनडीए को उपचुनाव के नतीजों का बूस्टर डोज मिलेगा। और अब इन सवालों के जवाब देश को मिल चुके हैं, क्योंकि उपचुनाव के जब परिणाम सामने आए हैं तो लोगों के जहन में जो सवाल थे उसके उत्तर उनको मिल चुके हैं। सबसे पहले सियासी स्ट्राइक रेट पर हम एक नजर डालते हैं। जिन 7 राज्यों की 13 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए थे, उनमें से सिर्फ 2 सीट पर एनडीए को जीत मिली, जबकि इंडिया को 10 सीटों पर जश्न मनाने का मौका जनता ने दिया। इसके अलावा एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को भी जीत मिली है। उसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उपचुनाव में एनडीए को 2 सीट मिली है। इस तरह से इसका स्ट्राइक रेट करीब 15% के आसपास है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन ने 75% के धुआंधार स्ट्राइक रेट से इस परीक्षा को पास कर ली है। अलग अलग राज्यों में पार्टियों का स्कोर कार्ड कैसा रहा, इसको भी हम जानेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश जिसने 29 की 29 लोकसभा सीटें जो थी वो भाजपा के नाम थी, क्योंकि सबसे पहले मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जहां से बीजेपी के लिए एक अच्छा समाचार है, क्योंकि उसने कांग्रेस के गढ़ रहे यानी कि छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में शामिल अमरवाड़ा सीट जीत ली है, जो कभी कांग्रेस के पास हुआ करती थी। तो उपचुनाव में भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल से लगा है, क्योंकि यहाँ पर 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी ने क्लीन स्वीप करके बीजेपी को क्लीन बोल्ड कर दिया। इनमें से 3 सीट ऐसी थी जो पहले बीजेपी की पास थी। अब सबसे बड़ा जो खेल हुआ है भाई वो बिहार में हुआ है, क्योंकि जहां जेडीयू और आरजेडी देखते रह गए और बाजी निर्दलीय उम्मीदवार ने मार ली। 13 में ये इकलौती ऐसी सीट है जहां निर्दलीय की जो सत्ता है वो वापस हमको देखने को मिली। अब पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में एक सीट पर हुए उपचुनाव में अब भाई जो झाड़ू है उसका जादू चल गया और जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस ने पहाड़ों में कमाल कर लिया है भाई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की 3 सीट में उसे 2 सीट पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी को एक जीत से संतोष करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी को उपचुनाव में कांग्रेस ने खाली हाथ भेज दिया है और दोनों सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो विक्रवंदी विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन की डीएमके के पास गई है। बंगाल में टीएमसी की दीवार और मजबूत हुई है। 13 सीटों वाले इस उपचुनाव में सबसे अधिक चौंकाने वाले नतीजे जिस राज्य से आए हैं वो पश्चिम बंगाल है, क्योंकि 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 से 87 सीट का जो सफर था वो तय किया, लेकिन 4 सीटों के इस उपचुनाव में उसके लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। उपचुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी की राजनीतिक दीवारों का जोड़ जो है वो मजबूत हो चुका है, क्योंकि मणिकतला सीट से टीएमसी की सुप्ति पांडे 62,000 से अधिक वोटों से जीत गई हैं।
यह सीट टीएमसी के पास ही थी। रायगंज सीट से टीएमसी की कृष्ण कल्याणी ने बीजेपी कैंडिडेट को 50,087 वोट से हराया है। बगदा में ममता बनर्जी की उम्मीदवार मधुपर्णा ठाकुर ने 33,455 वोट से जीत हासिल की है। रानाघाट दक्षिण में भी कमल मुरझा गया है क्योंकि टीएमसी के मुकुटमणि अधिकारी ने बीजेपी कैंडिडेट को 39,000 के वोटों से हराया है। बिहार की रुपोली में निर्दलीय ने पलटा गेम, क्योंकि भाई बिहार में सबसे बड़ा खेला हुआ है। बिहार की रुपोली विधानसभा सीट की बात करना बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि इस उपचुनाव में सबसे बड़ा खेला इसी सीट पर हुआ है, जहां जेडीयू ने अपने सिलेबस में आरजेडी के कैंडिडेट की और आरजेडी ने अपने सिलेबस में जेडीयू की तैयारी की थी, लेकिन परीक्षा में निर्दलीय कैंडिडेट आ गए, यानी जेडीयू और आरजेडी देखते ही रह गए और सीट कौन ले गया? निर्दलीय उम्मीदवार, जहां से शंकर सिंह को 8,000 से अधिक वोट से जीत मिली, जबकि जेडीयू के कलाधर मंडल दूसरे और आरजेडी की बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। ये सीट जेडीयू विधायक बीमा भारती के इस्तीफे से खाली हुई थी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर दांव खेला था। हारने के बाद आरजेडी ने दोबारा उन्हें इसी सीट से कैंडिडेट बनाया, लेकिन वो इस बार तीसरे नंबर पर रहीं और सीट निर्दलीय शंकर सिंह के हिस्से में चली गई। आपको बता दें, रुपोली में सभी जातीय समीकरण इस वक्त हमको ध्वस्त दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कभी कोसी के इलाके में नॉर्थ लाइब्रेशन आर्मी चलाने वाले शंकर सिंह ने बिहार के सभी सियासी दिग्गजों को मात देते हुए रुपोली विधानसभा का उपचुनाव जीत लिया है। एनडीए और इंडिया दोनों धड़ों में अपनी उपेक्षा से नाराज अगड़ों ने अपने गुस्से का संकेत देते हुए अगड़ा निर्दलीय शंकर सिंह को चुनाव जिता दिया है। रुपोली में राजद और जेडीयू दोनों ने गंगोता जाति के उम्मीदवार यानी कि अति पिछड़ों को टिकट दिया था। हालांकि सभी जातीय समीकरणों को ध्वस्त करते हुए निर्दलीय शंकर ने जीत दर्ज कर ली है। लोकसभा चुनाव के बाद पहले चुनावी नतीजों में आखिरकार हमको क्या संदेश मिले, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सत्ता कई राज्यों में पहले से हमको इस वक्त और मौजूद दिखाई दे रही है। 13 विधानसभा सीटों के परिणाम बीजेपी के लिए मंथन का विषय बन चुका है, क्योंकि ये जो उपचुनाव हुआ है ये बहुत कुछ संदेश छोड़ा है, क्योंकि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले बीजेपी के लिए खतरे की घंटी अब बज चुकी है। पश्चिम बंगाल में दीदी के सियासी किले की जो मजबूती है वो हमको बरकरार देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप के बाद विधानसभा उपचुनाव में हार बीजेपी को सबसे बड़ा झटका है। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में हार, ये भी बहुत बड़ा सोचने का विषय है, क्योंकि अयोध्या में बीजेपी को हार मिली, अब बद्रीनाथ में बीजेपी को हार मिली। कांग्रेस को बीजेपी पर कटाक्ष करने का पूरा मौका मिल चुका है, क्योंकि विपक्ष कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर कटाक्ष करने का एक भी मौका अब नहीं चुकेगा। अब अगर बात करें एमपी की, तो एमपी के लिए हालांकि खुशखबरी की बात है, भाजपा के लिए कांग्रेस को यहाँ पे निराशा हाथ लगी है, क्योंकि एमपी की अमरवाड़ा सीट कांग्रेस से छीनकर बीजेपी ने ये बताया है कि एमपी का किला जो है वो 100% तक मजबूत है। अब 7 राज्यों में नतीजे कैसे रहे, किस राज्य में किस पार्टी को फायदा हुआ, किसे नुकसान हुआ, कहां दल बदल पार्टियों ने किया, कौन सी पार्टी फायदे में है आपको, क्योंकि विधायकों के दल बदल करने के बाद भी पार्टियों को सफलता इस वक्त नहीं मिली, यह हमें साफ तौर पर देखने को मिलता है। आइए जानते हैं, क्योंकि शनिवार को जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए हैं उनमें बिहार की रुपोली, पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागदा और मणिकतला तमिलनाडु की विक्रवंडी, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर, पंजाब की जालंधर पश्चिम और हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा जो सीट है ये शामिल है। अब जिन सीटों पर उपचुनाव कराया गया था, पिछली बार इनमें से भाजपा
और निर्दलीय उम्मीदवारों ने सबसे अधिक यानी कि 3-3 सीटें जीती थी। दूसरे स्थान पर कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। वहीं टीएमसी की बात करें, बसपा की बात करें, जेडीयू की बात करें, आम आदमी पार्टी और डीएमके की एक-एक उम्मीदवार जो हुए थे वो जीत हासिल किया था उन लोगों ने। अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने भाजपा को सबसे बड़ा झटका दिया है, क्योंकि जिन राज्यों में उपचुनाव हुए थे उनमें सबसे अधिक 4 सीटें जो थी वो पश्चिम बंगाल की थी। मतलब सबसे अधिक सीटें पश्चिम बंगाल में देखने को मिली, जहां 3 सीटें थी, रायगंज, रानाघाट दक्षिण और बागदा में। क्योंकि भाजपा के मौजूदा विधायकों के पाला बदलने के कारण क्या हुए, उपचुनाव हुए। वहीं मनिकतला में टीएमसी विधायक के निधन के कारण उपचुनाव जो था वो बहुत जरूरी भी था, क्योंकि नतीजों में राज्यों की सत्ताधारी टीएमसी ने भाजपा को बड़ा झटका तो दिया ही है, क्योंकि जिन 4 सीटों पर अभी उपचुनाव हुए हैं उनमें अगर हम बात करें 2021 की, तो 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 3 सीटें जीती थी, जबकि टीएमसी के खाते में सिर्फ 1 सीट गई थी। इस बार सभी सीटें टीएमसी ने कब्जा कर लिया। इस बार की 4 सीटों पर टीएमसी का कब्जा है। अब पश्चिम बंगाल में रायगंज में कृष्णा कल्याणी, बागदा में मधुपर्णा ठाकुर, रानाघाट दक्षिण में मुकुटमणि अधिकारी और मनिकतला में सुप्ति पांडे को जीत मिली है। भाजपा में आए 3 विधायकों में से 2 को टीएमसी ने इस उपचुनाव में मौका दिया, जबकि एक को टिकट ही नहीं मिला। हालांकि हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में कृष्णा कल्याणी, मुकुटमणि अधिकारी और विश्वजीत दास को उतारा गया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था लोकसभा चुनाव में। इसके अलावा मनिकतला में टीएमसी ने दिवंगत नेता साधन पांडे की पत्नी सुप्ति पांडे को मैदान में उतारा। फरवरी 2022 में मौजूदा टीएमसी विधायक साधन पांडे की मृत्यु हो गई थी। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस को फायदा हुआ है, क्योंकि इस उपचुनाव के लिहाज से पश्चिम बंगाल के बाद हिमाचल प्रदेश जो है वो सबसे अहम राज्य बन के सामने आया, क्योंकि राज्य में 3 विधानसभा सीटें देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ के लिए क्या हुए थे, उपचुनाव हुए थे। राज्य में कांग्रेस को फायदा हुआ है, क्योंकि 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने सफलता हासिल की है। वहीं पिछली बार के मुकाबले भाजपा को सिर्फ 1 सीट का ही फायदा हुआ है। इस साल मार्च में 3 निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह जो कि देहरा से हैं, आशीष शर्मा जो कि हमीरपुर और केएल ठाकुर जो कि नालागढ़ के विधायकी से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। ये वही विधायक थे जिन्होंने 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान किया था। बाद में ये विधायक भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने पूर्व विधायकों को उनकी सीटों से मैदान में उतारा, लेकिन इनमें हमीरपुर से आशीष वर्मा ही जीत सके। अब दिलचस्प यह है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को तीनों विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी। देहरा सीट पर कांग्रेस से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर उम्मीदवार थी। उन्होंने भाजपा के होशियार सिंह को शिकस्त दी है। सीएम सुक्खू के गृह जिले हमीरपुर में पूर्व निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा को हरा दिया। वहीं नालागढ़ में कांग्रेस के हरदीप सिंह बाबा ने भाजपा के टिकट पर उतरे और पूर्व निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर को पटखनी दी। भाजपा से बागी हरप्रीत सैनी ने पार्टी को हराने में बड़ी भूमिका निभाई है। हरप्रीत सैनी को कुल 13,025 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा उम्मीदवार केएल ठाकुर की हार का अंतर 8,990 वोटों का रहा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कांग्रेस की जो सीटें हैं वो बढ़ी हैं, क्योंकि उपचुनाव के नतीजों में उत्तराखंड जो है वो तीसरा सबसे अहम राज्य रहा। राज्य की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें विपक्षी कांग्रेस को बहुत सफलता मिली है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 1 सीट पर कांग्रेस तो 1 पर बसपा ने जीत दर्ज की थी। अब शनिवार को जो नतीजे आए हैं उसके बाद राज्य में बसपा इकलौता ऐसा विधायक बचा है, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में मंगलौर से बसपा विधायक सरबत करीम असारी के निधन के कारण उपचुनाव यहाँ पे भी जरूरी हो गया, क्योंकि मुस्लिम और दलित बहुल मंगलौर सीट पर भाजपा कभी नहीं जीत पाई थी और इस बार भी नतीजा
नहीं बदला है। इस सीट पर पहले कांग्रेस या बसपा का कब्जा रहता था और इस बार कांग्रेस उम्मीदवार काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने एक करीबी मुकाबले में भाजपा के करतार सिंह भड़ाना को महज 422 वोटों से हरा दिया। वहीं बसपा से उतरे पूर्व विधायक सरबत करीम असारी के बेटे उबैदुर रहमान तीसरे स्थान पर रहे। राज्य की एक अन्य महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है वो है बद्रीनाथ, क्योंकि बद्रीनाथ पर अभी उपचुनाव हुआ है जहां भाई कांग्रेस ने बाजी मार ली है। ये सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के इस साल मार्च में इस्तीफा देने और क्योंकि भाजपा में शामिल होने के बाद ये सीट खाली हो चुकी थी, क्योंकि बद्रीनाथ में कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने भाजपा की तरफ से उतरे राजेंद्र भंडारी को 5224 मतों से शिकस्त दी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपना जलवा बरकरार रखा है, क्योंकि राज्य में जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ जिसमें पिछली बार की तरह आम आदमी पार्टी को सफलता मिली है। आम आदमी पार्टी का जो झाड़ू है वो पंजाब में तो भाई चल गया है, क्योंकि 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव के मुकाबले यहां किसी दल को फायदा या नुकसान नहीं हुआ। यह उपचुनाव मौजूदा आम आदमी पार्टी विधायक शीतल अंगुरल के पार्टी विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद हुआ। अंगुरल ने मार्च 2024 में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत ने विजय हासिल की है। उन्होंने भाजपा के टिकट पर उतरे अंगुरला को 37,325 मतों से शिकस्त दी है। मोहिंदर भगत पूर्व मंत्री और भाजपा के पूर्व विधायक भगत चुन्नी लाल के बेटे हैं। इस मुकाबले में कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। पार्टी ने जालंधर की पूर्व वरिष्ठ उप महापौर और 5 बार नगर निगम पार्षद रह चुकी सुरिंदर कौर पर दांव लगाया था। वह रविदासिया समुदाय की प्रमुख दलित नेता है। बिहार में 40 दिन के अंदर दूसरी बार आपको बता दें बीमा भारती हारी हैं, क्योंकि राज्य की रुपोली विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी कई मायनों में बहुत दिलचस्प है। यहाँ चिराग पासवान की पार्टी रामविलास के बागी शंकर सिंह ने परचम लहराया है। निर्दलीय उतरे शंकर सिंह ने जेडीयू के कलाधर मंडल को 8,246 मतों से हरा दिया। राजद के उम्मीदवार बीमा भारती को तीसरे स्थान पर आपको बता दें वो रही, क्योंकि रुपोली उपचुनाव मौजूदा जेडीयू विधायक बीमा भारती इस साल मार्च में इस्तीफा देने और राजद में शामिल होने के बाद कराया गया। ये वही बीमा भारती हैं जो राज्य में सत्ता परिवर्तन के दौरान विपक्ष के खेमे में चली गई थी। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में भी बीमा भारती राजद की उम्मीदवार थी। पुनिया सीट पर उन्हें निर्दलीय पप्पू यादव से हार मिली थी। इस तरह ये महज 40 दिन के अंदर बीमा भारती को दूसरी बार हार मिली है। पुनिया लोकसभा सीट पर जीतने वाले निर्दलीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव राष्ट्रीय जनता दल की बीमा भारती को समर्थन देने का ऐलान किया था, लेकिन ये काम वहां पर नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस को झटका, क्योंकि अमरवाड़ा विधानसभा सीट का उपचुनाव भी बड़ा रोचक रहा। यहां कड़े मुकाबले में भाजपा के टिकट पर उतरे कमलेश शाह ने कांग्रेस उम्मीदवार धीरेन्द्र शाह को 3,027 वोटों से हरा दिया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवीराम भलावी भी मैदान में उतरे। उन्होंने कांग्रेस का गणित ही बिगाड़ दिया, क्योंकि 28,723 वोट लेकर बालवी जो है वो तीसरे स्थान पर रहे। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में अमरवाड़ा में कांग्रेस की जीत हुई थी, जिस पर अब भाजपा ने कब्जा कर लिया है। इस तरह से राज्य में भाजपा की एक और सीट बढ़ चुकी है। पिछला चुनाव कांग्रेस से जीत कमलेश शाह ने विधायकी छोड़कर भाजपा का दामन थामा। उनके इस्तीफे से ये सीट खाली हुई, जिस पर उपचुनाव हुआ, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनावों में अमरवाड़ा समेत छिंदवाड़ा की सभी 8 सीटों पर कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में विजयी का परचम लहराया। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी पहली परीक्षा जो थी और उसमें वो सफल हो गए, उनका जो प्रयास था वो सफल रहा। तमिलनाडु में डीएमके ने अपनी सीट बचाई, क्योंकि
राज्य में विक्रवंडी विधानसभा सीट जीत करके डीएमके ने विधानसभा में अपना जो आंकड़ा है उसको बरकरार रखा है। इस चुनाव में पार्टी के अन्यूयर शिवा ने एनडीए की सहयोगी पीएमके ने अंबुमड़ी को 67,757 वोटों से शिकस्त दी। इस साल 6 अप्रैल को मौजूदा डीएमके विधायक एन पुंगाजेथी के निधन के बाद ये सीट जो थी वो खाली हो गई। अब राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके ने उपचुनाव का बहिष्कार किया, क्योंकि संख्या बल के लिहाज से किसको किसका कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से देखें तो इस उपचुनाव में सबसे अधिक फायदा ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि टीएमसी को हुआ है, क्योंकि राज्य की जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें से केवल एक टीएमसी के पास थी। अब चारों पर ममता की पार्टी का कब्जा हो चुका है। भाई चारों जो सीट थी वो ममता के कब्जे में चली गई, तो सबसे ज्यादा फायदा पश्चिम बंगाल टीएमसी को हुआ है। इस तरह उसे 3 सीटों का फायदा हुआ। इस तरह कांग्रेस भी इस चुनाव में फायदे में हमको बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव से पहले इन 13 में से 2 सीटें सिर्फ कांग्रेस के पास थी। अब उसके 4 उम्मीदवार जीतने में सफल रहे। इस तरह से इस उपचुनाव में कांग्रेस को 2 सीट का फायदा हुआ है। नुकसान की बात करें तो भाजपा, बसपा और जेडीयू को सीटों के लिहाज से अगर देखा जाए तो नुकसान हुआ है, क्योंकि उपचुनाव वाली 13 में से 3 सीट पर भाजपा के विधायक थे। अब इनकी संख्या 2 हो गई है। पार्टी को हिमाचल और मध्य प्रदेश में एक एक सीट का फायदा हुआ है, लेकिन बंगाल में 3 सीटों के नुकसान ने उसका कुल आंकड़े में नुकसान कर दिया है। इस तरह बिहार में जेडीयू को अपनी सीट गंवानी पड़ी, तो उत्तराखंड में बसपा को हार का सामना करना पड़ा। डीएमके, आम आदमी पार्टी अपनी अपनी सीटें बचाने में बिल्कुल सफल रही। उन्हें ना तो फायदा हुआ और ना ही नुकसान हुआ। तो आज के खास कार्यक्रम में हमने जाना कि उपचुनाव ने आखिरकार क्यों बीजेपी की टेंशन बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश में जो सुक्खू सरकार है वो अभी भी सुरक्षित है। उत्तराखंड की दोनों सीटों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और कमलनाथ का जो किला है वो ध्वस्त हो चुका है। मध्य प्रदेश में रुपोली में भी बीमा भारती का जो जादू है वो नहीं देखा गया, और बंगाल में ममता का जो जलवा है वो इस वक्त बरकरार है, क्योंकि टीएमसी और 4 सीटों पर बंगाल की ममता दीदी का कब्जा है। पंजाब में, तमिलनाडु में डीएमके की जीत हुई, क्योंकि उपचुनाव में इंडिया गठबंधन का अगर देखा जाए तो डंका बजा है। तो क्या ये सियासी समीकरण रहे, कहां किस सीट पर किसको जीत मिली, किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। तो आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।